हेलो एवरीवन, संस्कृत आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में मुद्रास्फीति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है नेशनल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय लेखांकन। और नेशनल अकाउंटिंग के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसकी एक टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं और उस लिस्ट के अनुसार फिर हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आपको जानकारी के लिए जस्ट मैं हिंट देता हूँ कि आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जीडीपी जीएनपी वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीडीपी जीएनपी से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे, जैसे एक शब्द हमने बार बार यूज़ किया है क्लास में, आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है ये अभी तक हमने जाना नहीं है, बस शब्द का ही प्रयोग किया था और मैंने कहा था आपसे कि आगे के कक्षाओं में इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें उसका जवाब भी आ जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक बार टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय लेखांकन या नेशनल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का तात्पर्य, नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और फिर राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। इसको जब समझेंगे तो साथ में हम ये भी समझ लेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में क्या अंतर और क्या संबंध होता है। हम लोग बार बार आर्थिक समृद्धि वर्ड यूज़ करते थे, कभी कभी आपने देखा होगा अखबारों में, एडिटोरियल में आर्थिक विकास शब्द का यूज़ होता है। तो आखिर दोनों में अंतर और संबंध क्या है, क्या दोनों एक हैं या थोड़ा अंतर है, और है तो क्या है वो। फिर कुछ इससे संबंधित हमें शब्दावलियों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर लिखा है कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा। इन अवधारणाओं को समझने के क्रम में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी या जो नाम आपने और भी सुने होंगे वो सभी नाम यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे और आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अखबारों में आप सुनते हो कुछ भी हो, जीडीपी वर्ड तो आता ही रहता है। तो आपको जीडीपी का ऐसा मतलब पता होना चाहिए कि आप जैसे ही वर्ड सुने उसका दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए। फिर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, कौन कौन सी विधियां हैं, और लास्ट में राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ हाल ही में परिवर्तन किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है, तो उस अपडेट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय का तात्पर्य एक बार जान लेते हैं, नेशनल इनकम। देखिए जरा राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या होता है। देखिए जैसा नाम है इसका राष्ट्रीय आय, तो इसके शाब्दिक अर्थ से अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो अर्थ बनता है कि पूरे राष्ट्र की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की आय है ना। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो मतलब क्या निकलता है, आप तो इसको अगर अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा इसका मतलब सर देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ दो, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो गलती आप कर सकते हैं, बहुत ही सामान्य सी गलती है, उसको मैंने पहले बता दिया है कि राष्ट्रीय आय का मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़ दें, ऐसा आंसर इसका नहीं होता है। तो क्या होता है उसको समझें। राष्ट्रीय आय की एक लाइन की परिभाषा है और उस परिभाषा को हम बार बार यूज़ करेंगे तो पूरा टॉपिक उसी परिभाषा पर चलता रहेगा। एक वित्तीय वर्ष, अब चूंकि भारत के लिए वित्तीय वर्ष भारत सरकार कौन सा मानती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन हो रहा है। किसका उत्पादन? वस्तु और सेवाओं का। जितना भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन का जो मूल्य निकल के आएगा उस मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझना, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन किसका होता है? या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, वस्तुओं का, या फिर सेवाओं का। इन दोनों के उत्पादन का जो कुल मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य, उस टोटल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। नेशनल इनकम शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एनआई मतलब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। अब पढ़ते हैं परिभाषा एक बार, और आप देखेंगे इस पूरी चैप्टर में, पूरी इस टॉपिक में मैं इसी परिभाषा का बार बार प्रयोग करता रहूँगा। और जैसा भी आपका डाउट हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब का आंसर उससे मिल जाता है। तो क्या परिभाषा? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मैं बार बार इस परिभाषा में करेक्शन करता रहूँगा और उसी परिभाषा को ही पढ़ना है। मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर में आपको ये परिभाषा ही समझते रहना है, तो उसको करेक्शन करते रहेंगे। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा मौद्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य नहीं। जैसे
आप यदि किसी व्यक्ति को दवा दे रहे हैं तो दवा का एक अपना नैतिक मूल्य हो सकता है कि दवा से आप उस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, नैतिक आधार पर आपकी जिम्मेदारी बनती थी, तो उसका नैतिक मूल्य है। हमारे समाज में कुछ वस्तुएं ऐसी मानी जाती है जिनका नैतिक मूल्य बहुत कम है या उनको नैतिकता की दृष्टि से खराब माना जाता है, परंतु इकोनॉमी में इससे कोई लेना देना नहीं है। हम उस वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर बात करेंगे, उसका नैतिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, चूँकि इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थ का यहाँ पे बात हो रही, मुद्रा की बात हो रही है। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब एक वर्ष कौन सा, तो इसका जवाब आ गया, एक वर्ष कौन सा, वित्तीय वर्ष। अब परिभाषा फिर से चेंज करते हैं, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में बनेगा, सर ये उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ उत्पादन, और ये उत्पादन किसके द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये वस्तुएं कौन सी हैं, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन की बात चल रही है, क्योंकि वस्तुओं के कुछ प्रकार होते हैं जो भी हम जानेंगे। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये जो उत्पादन होगा इस उत्पादन में कौन भाग ले रहे हैं, किन के द्वारा ये उत्पादन हो रहा है, क्या इसमें केवल भारतीय व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन शामिल होता है या विदेशियों द्वारा या कुछ और, तो ये किन के द्वारा उत्पादन है, किस देश में उत्पादन हो रहा है, उस देश की सीमा कौन सी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे जवाब मिलेंगे। जब यहाँ पे मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं तो मौद्रिक मूल्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं, तो उसमें भी आगे पढ़ेंगे। तो दूसरे शब्दों में फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि हम पूरी इस परिभाषा को डीपली पढ़ते रहेंगे और हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब मैं बार बार इस परिभाषा का प्रयोग करूँगा, तो चूँकि एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ और इसको आंसर निकालना शुरू करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या है कि पहला क्वेश्चन बनता है ये वस्तुएं कौन सी हैं। तो अर्थशास्त्र में वस्तुएं दो प्रकार की मानी गई हैं। कौन कौन सी वस्तुएं, तो एक बार समझ लेते हैं। वस्तुएं, गुड्स, दो प्रकार की हैं। एक को हम कहते हैं अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, और दूसरे का नाम होता है मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक आयरन की रॉड है, इस आयरन की रॉड की वैल्यू है, मैंने माना 50 रुपये। ठीक है, भारत में उत्पादन हुआ आयरन की रॉड का 50 रुपये। इस आयरन की रॉड से मान लेते हैं कि एक बॉक्स बना दिया गया और उस बॉक्स की वैल्यू मैंने मान ली सपोज 120 रुपये। बॉक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि लेबर कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगा। और फिर इस बॉक्स को किसी कार में इसको फिट कर दिया गया और मैंने माना कि उस कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए। ठीक, हमसे किसी ने पूछा भारत में राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय बताइए। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा, एक बार परिभाषा याद करें, अभी अभी बताई थी परिभाषा कि उत्पादन, जितना भी उत्पादन हो, चाहे वो वस्तु का हो या सेवा का हो, उसका कुल मूल्य जोड़ लो, जो भी मूल्य निकल के आएगा वो राष्ट्रीय आय। हमारे देश में एक वर्ष में उत्पादन हुआ है आयरन की रॉड का, बॉक्स का और कार का, तो तीनों का मूल्य जोड़ देते हैं और आंसर आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय कितनी। तो मैंने तीनों का मूल्य जोड़ा, 5 लाख, 120 और 50, यानी 5,170,000 रुपये राष्ट्रीय आय आ रही है। अब आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो गलत है। गलती क्या है कि जब हम बॉक्स की वैल्यू 120 बोलते हैं तो उसमें आयरन रॉड की वैल्यू जुड़ी हुई है। जब हम कार की वैल्यू 5 लाख बोलते हैं तो उसमें बॉक्स की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। सही है, इसका तात्पर्य है कि आपको सीधी कार की वैल्यू ही माननी चाहिए। अगर आप कार, बॉक्स और आयरन रॉड तीनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो फिर इसमें गणना में रिपीटेशन होगा, दोहराव होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस बॉक्स में 50 जुड़ा हुआ है और अगर हम तीनों को जोड़ दें तो बॉक्स, ये जो आयरन रॉड की वैल्यू 50 एक बार, 2 बार और यहाँ 3 बार जुड़ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जब एक कार का जो शॉपकीपर है, जो डीलर है, वो आपको जब कार बेच रहा है तो उसमें उसने बॉक्स के, आयरन रॉड के सबके पैसे जोड़ लिए हैं। तो हमें गणना में रिपीटेशन नहीं करना है, इसलिए हमें कौन सी वस्तु की कीमत जोड़नी है, केवल अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ पे गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु की परिभाषा अगर बनानी हो तो देखो इससे परिभाषा बना रहा हूँ। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आगे किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जा सकता है। जैसे बॉक्स यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु है
अंतिम वस्तु वह होती है जिसका आगे उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब उसका उपभोग किया जाएगा किसी कंज्यूमर के द्वारा, तो वो अंतिम वस्तु। तो कार को अब आगे ऐसा नहीं कि कार को हवाई जहाज में फिट कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कि बॉक्स को डायरेक्ट यूज़ कर लिया जाए। बिल्कुल, अगर एक दुकानदार बॉक्स बेच रहा है और कंज्यूमर उस बॉक्स को जाके घर पे यूज़ कर रहा है तो बॉक्स वहाँ पर अंतिम वस्तु बन जाएगा। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों के अनुसार उस वस्तु को अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि बॉक्स कार में ही फिट हो, और हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि बॉक्स को एज इट इज़ ही सेल कर दिया जाए। तो जैसा उसको सेल किया जा रहा है उसके हिसाब से सरकार को जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान दें, वस्तुएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अब आप बताइए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा हम पढ़ रहे थे, और राष्ट्रीय आय की परिभाषा, ये देखिए परिभाषा, एक वर्ष में उत्पादित कौन सी वस्तु, तो यहाँ पर आना चाहिए अंतिम वस्तु, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से कैलकुलेशन में रिपीटेशन आएगी, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर है? उन केवल और केवल फाइनल गुड्स को शामिल यहाँ पर करेंगे। अब फाइनल गुड्स क्यों शामिल करेंगे, मैंने आपको जवाब दे दिया है। और उसका एक दूसरा उद्देश्य ये भी बनता है कि अंतिम वस्तु जब बन जाती है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया कार वाला, जब अंतिम वस्तु बन जाती है तो उससे ये भी पता चल जाता है कि कितना रोजगार सृजन हुआ, है ना, कितना रोजगार सृजन हुआ, क्योंकि अंतिम वस्तु के उत्पादन में कुछ ना कुछ रोजगार तो सृजित हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ आय सृजित हुई होगी। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि वस्तुएं 2 प्रकार की, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु का आगे भी डिवीजन किया जा सकता है, तो उसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं, आगे डिवीजन कैसे कर सकते हैं। देखें, इस चार्ट से हम समझ सकते हैं, वस्तुएं 2 प्रकार की, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। दूसरा, अंतिम वस्तुओं को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु। इंग्लिश वर्ड भी आप लोग ध्यान करें, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश वर्ड बताता रहूँगा, काम आते हैं एग्जाम में कभी कभी। ये है कैपिटल गुड्स और उधर है कंजम्पशन गुड्स। उपभोग वस्तु को कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनका आगे उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, आगे उनसे और उत्पादन किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर वो तो मध्यवर्ती वस्तु थी। नहीं, मध्यवर्ती वस्तु तो एज इट इज वस्तु यूज हो जाती है। आयरन रॉड से बॉक्स बना तो आयरन रॉड हुई मध्यवर्ती वस्तु। लेकिन अगर मैं एग्जांपल पूछूं आपसे, मशीन, कोई मशीन है या कोई टूल्स है, तो उस मशीन को हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं, क्योंकि उस मशीन का प्रयोग करके उत्पादन की गति को और बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन की रफ्तार और तेज हो जाएगी। तो पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग करके उत्पादन को और तेज़ी से और ज़्यादा किया जा सकता है और उत्पादन का विस्तार किया जा सकता है, उन्हें हम कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे किसी दुकानदार के पास, किसी मैकेनिक के पास टूल्स हैं, औजार हैं उसके, तो उसके औजार उसकी पूंजी है ना। आप किसी अगर कार मैकेनिक या फिर बाइक मैकेनिक के पास गए, आपने कहा भैया तुम्हारा औजार दे दो, तो क्या बोलता है, भाई साहब औजार ही ले जाओगे फिर हम कमाएंगे क्या? उससे आप 20-50 रुपये ले लोगे तो वो कहेगा कोई बात नहीं, हम 20-50 कमा लेंगे और। लेकिन आपने उसके औजार ले लिए तो उसकी पूंजी ले ली है, आम भाषा में उसको पूंजी बोलता है, पूरा वर्ड है वो उसकी पूंजीगत वस्तु है। ध्यान रखेंगे हम इन शब्दों का, क्योंकि अगली जब यूनिट स्टार्ट होगी एक्सटर्नल सेक्टर वाली, तो उसमें फिर मैं इन शब्दों का यूज़ करूँगा। बजट में भी फिर ये शब्द यूज़ होंगे। और जैसा मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए। तो पूंजीगत वस्तु क्लियर है। जैसे ये बोर्ड मेरे लिए पूंजीगत वस्तु है, ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, इसका प्रयोग करके मैं और ज़्यादा उत्पादन कर सकता हूँ, जो दूर दराज में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये एक कैपिटल है हमारी, है ना। आगे बात करते हैं उपभोग वस्तु यानी कंजम्पशन गुड्स। सामान्य आंसर इसका तो बिल्कुल आसान है, वे वस्तुएं जिनका उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। आप सभी उपभोक्ता हैं, मैं भी उपभोक्ता हूँ। हम लोग अपने जीवन में जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उन्हें उपभोग वस्तुएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य उपभोग वस्तु, दूसरा टिकाऊ उपभोग वस्तु। सामान्य उपभोग वस्तु का मतलब है वे वस्तुएं जिनका जीवन काल कम होता है। जैसे आप सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, आज आपको उपभोग करना है, बाजार में गए, आज ही खरीद लिया और आज या 1-2 दिन में उनका
जीवन काल समाप्त हो गया, फिर आप नए वस्तु खरीद के लाएंगे। लेकिन कुछ टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं, यानी आप उनका उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन वो ड्यूरेबल हैं, टिकाऊ हैं। जैसे है टीवी, फ्रिज। आप लोग घर में टीवी डेली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डेली खरीद के लाना पड़ता हो। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ी मुश्किल हो जाता है अगर डेली खरीदना पड़ता है, शायद मिलता ही ना, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो उनका एक लंबा जीवन काल होता है, उन्हें हम टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। जैसे आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, डेली नहीं खरीदना पड़ता, खाते थोड़ी हैं भाई, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नहीं खाते होंगे, तो आप जो टूथपेस्ट है या ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाली कंज्यूमरेबल आइटम्स हैं वो। तो वस्तुएं दो प्रकार की, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में कौन सी वस्तु यूज होगी, अंतिम वस्तु, अर्थात ये सारी वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल हैं। अब फिर से परिभाषा याद करें, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जितना उत्पादन होगा वस्तुओं का उनको शामिल करेंगे, है ना। कौन सी वस्तुएं, केवल और केवल अंतिम वस्तुएं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी परिभाषा को मैं बार बार पढ़ाता रहूँगा। तो अब ये तो क्लियर हो गया वर्ष कौन सा है, वित्तीय वर्ष है। ये भी क्लियर हो गया वस्तुएं कौन सी है, अंतिम वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तु का मतलब हम समझ गए। अब क्वेश्चन बनता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, किन के द्वारा हो रहा है, मौद्रिक मूल्य जो बात कर रहे थे, कौन सा मौद्रिक मूल्य है। उनको समझने के लिए सबसे पहले दो यहाँ पे शब्द जान लेते हैं। एक है कारक आय, कारक आय, इंग्लिश वर्ड फैक्टर इनकम, और दूसरा एक शब्द है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय या ट्रांसफर इनकम। इन दोनों शब्दों को जाने तो फिर परिभाषा और थोड़ी सी करेक्ट हो जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा में बात कर रहे थे कि उत्पादन, उत्पादन किसका, वस्तु और सेवाओं का, उनका कुल मौद्रिक मूल्य, यही तो बात हो रही थी। और उत्पादन कब हो रहा है, एक वित्तीय वर्ष में। तब आप ये सोचें उत्पादन करता कौन है, तो उत्पादन किन के द्वारा होगा, संसाधनों के द्वारा। हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा हुआ यूनिट 1 में, उत्पादन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो मुख्य रूप से 4 संसाधन है। याद आ रहे होंगे आपको 4 संसाधन कौन से, और मैंने कहा था वो क्लास वेस्ट नहीं जाएगी, इसी तरह से सारी क्लासेस काम आती रहेंगी। तो उत्पादन करने के लिए 4 संसाधन चाहिए। कौन कौन से 4 संसाधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। 4 संसाधनों की आवश्यकता होती है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। अब आप ये बताइए, जब चारों संसाधन मिलकर के उत्पादन करेंगे, चाहे वो किसी वस्तु का हो या सेवा का, तो चारों को कुछ ना कुछ आय भी तो प्राप्त होगी, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप श्रम को लेके समझ सकते हैं, क्योंकि श्रम सजीव है, आप भी श्रम है। तो आप देखें, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं नौकरी करने, वहाँ आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया या किसी सेवा का उत्पादन किया, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मेहनताना, पारिश्रमिक, वो आपकी आय है। किसकी आय है, वो श्रम की। और श्रम को आय के रूप में पारिश्रमिक या मजदूरी प्राप्त हो जाती है। जैसे श्रम को आय प्राप्त हुई, इसी तरह से भूमि, पूंजी और उद्यमशीलता, इन चारों को कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती है। मैंने आपको बता रखी है, ये भी यूनिट 1 में ही पढ़ा रखा है कि भूमि को किराया प्राप्त होगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, और उद्यमी जो रिस्क ले रहा है उसको लाभ होगा। तो चारों को जो आय प्राप्त होती है, इसे हम कहते हैं कारक आय। ये जो पूरा वर्ड है कारक आय, क्योंकि जब मैंने शब्द बोला 4 संसाधन हैं, वहाँ पर मैंने ये भी बताया था, इनको संसाधन भी कहते हैं और पर्यायवाची के रूप में इनको कारक भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए 4 कारकों की आवश्यकता है। चारों कारकों को उत्पादन के परिणाम स्वरूप, गौर करें इस बात पर, उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो आय प्राप्त होगी उसे कारक आय कहेंगे। कब आय मिली, जब आपने उत्पादन किया। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करने गए लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, तो आपको आय प्राप्त नहीं होगी। तो उत्पादन के बाद जो आय प्राप्त हो रही है उसे फैक्टर इनकम या कारक आय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब कारक आय हम किसे कह रहे हैं। और दूसरा शब्द है हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय उत्पादन का परिणाम नहीं है, उत्पादन के बाद प्राप्त नहीं होता ये, अर्थात बिना उत्पादन के ही आय प्राप्त हो जाती है। आप सोच रहे होंगे सर ये बहुत बढ़िया है, उसमें तो मेहनत करनी पड़ रही, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, है ना। ये बहुत कम होती है, और ना ही मिले आपको तो अच्छा, आप मानो कि आपको फैक्टर इनकम ही मिले।
वह आय, वह मौद्रिक राशि जो उत्पादन का परिणाम नहीं है, बिना उत्पादन के किसी नागरिक को या किसी कारक को आय प्राप्त हो रही है, बिना उत्पादन के। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। अब आप समझ रहे होंगे सर सही कह रहे हैं, ये नहीं चाहिए, हमें तो रोज़गार ही मिल जाए वही ज़्यादा बेटर है। बेरोजगारी भत्ता, एक व्यक्ति बेरोजगार है, उसने कोई कार्य नहीं किया, कोई उत्पादन कार्य नहीं किया, और सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उसको कुछ भत्ता दे दिया गया, 2000, 3000 या 1000 रुपये। तो आप ये बताइए, क्या उसने कोई उत्पादन किया? नहीं, उत्पादन का परिणाम नहीं है, और बिना उत्पादन के आय प्राप्त हो रही है, तो इसका नाम हस्तांतरण आय। इसी प्रकार और देखें, जैसे किसी विधवा महिला को अगर पेंशन मिल गई है, मैंने बोला उसका नाम विधवा पेंशन, तो उसने कोई उत्पादन कार्य में भाग नहीं लिया है, लेकिन उसको सरकार की तरफ से कुछ राशि दी गई है, तो ये विधवा पेंशन हस्तांतरण आय मानी जाएगी। अब हम बात करें राष्ट्रीय आय की, एक बार परिभाषा देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ चूँकि उत्पादन का मूल्य है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि कारक आय इस राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीलिम्स के हिसाब से स्टेटमेंट बन के आ सकता है, लेकिन कारण जाने रटे नहीं है ना। राष्ट्रीय आय कहती है परिभाषा कि उत्पादन का परिणाम होना चाहिए, तो उत्पादन का परिणाम तो कौन सी आय है? कारक आय। तो हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में उत्पादन से संबंधित गतिविधियां हैं, और यहाँ जो राशि है वो उत्पादन का परिणाम नहीं है। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे बच्चों को मिलती है पॉकेट मनी या जेब खर्ची, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हस्तांतरण आय है। आपको सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिल गई, आपने स्कूल में कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेके आए, आपको छात्रवृत्ति मिली, उत्पादन नहीं किया आपने, कोई ध्यान रखें इस बात को, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की, उसकी वजह से आपको प्रमोट किया गया, प्रोत्साहित किया गया छात्रवृत्ति दे करके, लेकिन कुछ भी ऐसा कार्य आपने प्रोडक्शन वाला नहीं किया है जिसकी वजह से आपको पैसे मिले हो, तो वो भी हस्तांतरण आय है। तो हस्तांतरण आय के बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल रटने नहीं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट को पढ़ें कि वह आय जो बिना किसी उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो गई है, हस्तांतरण की गई है केवल। यहाँ पर कारकों को आय प्राप्त हुई है क्योंकि कारकों ने उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिया है। तो राष्ट्रीय आय में कारक आय शामिल होती है, हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाती है। क्लियर हुआ? और यही कारण है, अगर आप समझ पा रहे हो, तो मैंने जहाँ से पढ़ाना शुरू किया मैंने कहा था राष्ट्रीय आय का मतलब प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली आय नहीं है। अब आप सोचिए किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिला है, अगर आप उस राष्ट्रीय आय का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा, विधवा पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका एक कारण और भी बन सकता है, क्योंकि इसकी रिपीटेशन हो जाएगी, सरकार ही ट्रांसफ़र कर रही है, 2 बार गिना जाएगा। पहले सरकार के खाते में गिन लिया, फिर अब उस व्यक्ति और उस महिला के खाते में गिना जाएगा, तो फिर रिपीटेशन हो जाएगी। तो केवल और केवल कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को नहीं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात जानी थी कि अंतिम वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं, क्योंकि वहाँ भी दोहराव या रिपीटेशन होती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि राष्ट्रीय आय की गणना से कोई लाभ है क्या? तो अगर आप राष्ट्रीय आय का मतलब समझ गए तो आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे देश में या किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, आर्थिक गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं, इसकी जानकारी राष्ट्रीय आय से ही मिलेगी। राष्ट्रीय आय ही बता पाएगी कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, घट रही हैं। अगर देश में राष्ट्रीय आय घट जाए, इमेजिन करें आप, अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा जानते हैं तभी आगे का हिस्सा समझ में आएगा। राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है, कब बढ़ेगी? जब उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन का ही तो मूल्य था। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि देश में आर्थिक गतिविधियों का संचालन बढ़ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय आय की गणना से हमें आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिल गई कि आर्थिक गतिविधियाँ कैसा चल रही हैं, कहीं आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या स्टेटस है, उसकी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय से मिल जाती है।
एक इसी साथ साथ एक चीज़ और, अगर हमने राष्ट्रीय आय की गणना कर ली तो हम दूसरे देशों के साथ, यानी कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इकोनॉमी का कंपैरिजन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं तो। भारत की राष्ट्रीय आय मान लो 100 रुपये, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ भी, और दूसरे देश की राष्ट्रीय आय मान ली हमने 120 रुपये, तो हम बता पाएंगे ना कि भारत उससे थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करनी जरूरी होती है। तीसरा, अर्थव्यवस्था में कितने संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज कितने। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी चल रही है, संरचना की बात हो रही है। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसकी जानकारी तभी मिलेगी जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और उसमें पता चल रहा होगा कि उत्पादन किस क्षेत्र में कितना बढ़ रहा है। समझ रहे? जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत में सेवा क्षेत्र की भूमिका ना के बराबर थी, और आज के समय हम देख रहे हैं सेवा क्षेत्र सर्वाधिक भूमिका निभा रहा है। तो किस क्षेत्र की कितनी भूमिका, अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या परिवर्तन आया, इसकी जानकारी के लिए पहले हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हैं, क्या वो चेंज सही हैं या उनमें कुछ और बदलाव करना है। एक और चीज़ जोड़ देते हैं, संसाधनों का दोहन कितना हो रहा है। संसाधनों का प्रयोग, या अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो दोहन, कितना दोहन किया जा रहा है। अब दोहन कब होता है, जब उत्पादन होगा। अगर उत्पादन बढ़ रहा होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही होगी, और राष्ट्रीय आय की गणना करने से हमें पता चला, जैसे ही पता चला कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, अर्थात देश में संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है। और मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ा रखा है विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश, और वहाँ बताया था कि जैसे जैसे देश की विकास का क्रम आगे बढ़ेगा, संसाधनों का दोहन और अपनी चरम अवस्था पर पहुँचता जाएगा, है ना। अधिकतम दोहन, उच्चतम, ऑप्टिमम यूज हम रिसोर्सेज का कर रहे होंगे, तो संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है या नहीं, और बढ़ रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ज़रूरी है। नागरिकों के कल्याण का स्तर कैसा है, सरकार नागरिकों का कितना कल्याण कर पा रही है, किस दिशा में वो जा रहा है, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण का स्टेटस क्या है, सरकार द्वारा क्या क्या लोगों को सहायताएं दी जा रही हैं, क्या और करना बाकी है, कैसी नीतियां भविष्य में बनानी चाहिए। इन सब पर गहन चिंतन करने के लिए पहले हमें वर्तमान स्थिति को जानना चाहिए, और वर्तमान स्थिति जानने का मतलब हमें पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कर लेना चाहिए। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अभी राष्ट्रीय आय में ये कमियां हैं। मान लो कृषि क्षेत्र में उत्पादन घट गया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटा, राष्ट्रीय आय में कुछ कमी आई पहले की तुलना में, तो सरकार ये जान पाएगी कि अब हमें कृषि क्षेत्र के लिए उपाय करने होंगे ताकि किसानों का अधिकतम कल्याण किया जा सके। तो सरकार को अपनी नीतियां बनाने में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रयोग करना होता है, समझ रहे। और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के प्रयोग के बाद ही हम कह सकते हैं कि एक ठोस और दूरगामी नीति बन पाएगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये पूरे पॉइंट समझने हो या आगे इस पूरे टॉपिक को जानना हो तो बार बार मैं राष्ट्रीय आय शब्द यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप इसकी परिभाषा जान गए हैं, परिभाषा क्या थी, उत्पादन कितने वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष का, किसका उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का, और उनका अंतिम मूल्य, मौद्रिक मूल्य। तो जो हम बार बार परिभाषा पढ़ रहे थे, देखें, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगी, तो उत्पादन के कारण। किसका उत्पादन, अंतिम वस्तु और सेवाओं का। तो हम लोग अब ये जान गए हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, क्यों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी कैसे, या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उससे भी पहले एक और चीज़ मैं साथ साथ बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम, यदि इसको देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए, राष्ट्रीय आय की जो नंबर आएगा देश की कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड करें तो जो आंकड़ा मिलेगा उसे बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय।
और किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सूचक पर कैपिटा इनकम होता है। आर्थिक समृद्धि की जानकारी कहाँ से मिलती है? पर कैपिटा इनकम से। अगर हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ रही है तो हम बोल पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि हो रही। तो हम जो बार बार ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते रहते थे, यहाँ से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, कब बढ़ेगी? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी? जब राष्ट्रीय आय बढ़ रही होगी। क्लियर? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होना ये जानकारी देता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना जरूरी है। ये एक पैमाना है आर्थिक समृद्धि के मापन का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है कि भारत में ग्रोथ कितनी, अमेरिका में ग्रोथ कितनी। अब इसके कैसे कैलकुलेशन होती है वो बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है, यानी ग्रोथ के आधार पर। ग्रोथ का मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अब क्वेश्चन समझना है कि ग्रोथ बढ़ेगी कैसे, है ना? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इकोनॉमी के लिए। ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? तो इधर देखें, ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी तो हम क्या पाएंगे? ग्रोथ बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। और राष्ट्रीय आय बढ़ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा को याद करें। राष्ट्रीय आय की परिभाषा कहती है कि यदि उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ जाए तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। उत्पादन किसका है? वस्तुओं और सेवाओं का। अब आप ये सोचें उत्पादन बढ़ता कब है? तो उत्पादन कब बढ़ेगा? जब निवेशक निवेश बढ़ाएगा। निवेश दर अगर बढ़ जाए इकोनॉमी में तो उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। ठीक है? और निवेशक निवेश तभी कर पाएगा जब उसके पास पहले से कुछ राशि बचत में रूप में बची होगी। तो यदि देश में बचत दर बढ़ जाए तो हम कह पा रहे हैं बचत दर बढ़ेगी तो निवेश दर बढ़ जाएगी, निवेश दर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय, वो सिंबल होगा ग्रोथ का। अर्थात आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है तो आपको देश में बचत दर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अब इससे बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे और देखें निवेशक के पास हो सकता है निवेश करने की क्षमता हो लेकिन वो निवेश ना कर रहा हो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ तरलता जाल, है ना? जब निवेशक को निवेश पर लाभ कम होने की संभावना हो तो शायद वो निवेश नहीं करेगा। तो निवेशक निवेश नहीं कर रहा है, उसको मोटिवेट करना है, तो अर्थात आपको व्यापार सुगमता से संबंधित कुछ उपाय करने होंगे। देश में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने इंग्लिश में सुना होगा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो व्यापार सुगमता बढ़ाओगे तो निवेशक निवेश करेगा। उसके अलावा अगर देश में व्यापार सुगमता में साथ साथ में लिंक कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप ऐसा कह सकते हो कि माहौल हो पूरा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लायक। और वो माहौल का मतलब है कि निवेशक के लिए जो आवश्यक आधारभूत संरचना चाहिए वो भी देश में उपलब्ध हो। तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेसिक आधारभूत संरचना है कि रोड हो, कनेक्टिविटी हो ट्रेन की, एयरपोर्ट की, ताकि निवेशक को लगे कि भाई निवेश के बाद सामान पहुँचाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आधारभूत संरचना निवेशक को निवेश के लिए मोटिवेट करेगी। निवेश बढ़ जाएगा तो उत्पादन बढ़ सकता है। आप ये बताइए भारत में बचत लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? कुछ लोग कम कुछ ज़्यादा, वो नंबर्स में मैटर नहीं करता, वो जिसकी जैसी क्षमता, हर व्यक्ति अपने भविष्य का ध्यान रखता है। लेकिन जिस हिसाब से बचत दर बढ़ती है उतना निवेश नहीं बढ़ता। कारण क्या है? उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोग बचत तो करते हैं लेकिन घर पे रखते हैं कैश, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, घर पे ही कैश डिपॉजिट कर लेते, रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे बोल देता हूँ कि अगर हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दें, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दें, वित्तीय समावेशन बढ़ने का मतलब अब ये आपको पढ़ा दिया है। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है कि अधिकांश लोगों को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाए। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो उसका टारगेट होगा, उससे क्या होगा कि लोगों की बचत करने की आदत बढ़ेगी एक तो, और वो बचत फिर बैंक के माध्यम से निवेश में कन्वर्ट हो पाएगी। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ा करके
ना केवल बचत करने की आदतों को बढ़ाया जा सकता है प्रवृत्ति को, बल्कि बचत से निवेश और फिर उत्पादन, परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि। क्लियर हो रहा है? देश में पर्याप्त मात्रा में श्रम उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? कारक। कितने? 4। 4 में से एक महत्वपूर्ण कारक श्रम। तो यदि श्रम उपलब्ध होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन श्रम अगर कुशल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रम की कार्य कुशलता। अगर श्रम कुशल है, कार्य कुशल है पूरी तरह से, तो उत्पादन की रफ्तार और बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी अवेलेबल है, तकनीक, तो उत्पादन की रफ्तार और बढ़ जाएगी। अब ये देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, और भी बहुत सारी बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन पहले इनको इकट्ठा एक बार कर लेते हैं। हमसे कोई पूछे कि बताइए देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हम इसमें से आंसर बना रहे हैं। हमारे दिमाग में इस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि कब बढ़ती है? जब प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए पहले राष्ट्रीय आय बढ़ानी होगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए क्या करना है? उत्पादन बढ़ाओ। तो उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं? अगर हम ये जानते हैं तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। क्या क्या कारक हो सकते हैं? सबसे पहला, बचत दर बढ़ाओ। बचत को निवेश में कन्वर्ट कराने के लिए वित्तीय समावेशन, फिर निवेश दर बढ़ाने के लिए व्यापार सुगमता, फिर आधारभूत संरचना की उपलब्धता, श्रम की पर्याप्त उपलब्धता और उसकी कार्यकुशलता, भूमि की उपलब्धता, फिर तकनीक का विस्तार यानी एडवांस टेक्नोलॉजी देश में होनी चाहिए। इस प्रकार आप देखोगे कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। कोई एक कारक नहीं होता जिसकी वजह से हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रोथ करेगी या कर सकती है या कर रही है। अगर आप इकोनॉमी की ग्रोथ को और तेज करना चाहते हो तो आपको इन कारकों का सम्मिलित सहभागिता चाहिए, जिसमें शुरुआत होती है बचत से। मेंस में यूपीएससी एक बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। कहने के लिए टॉपिक पीटी का जो मैं आज आपको पीटी के कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मत मानिएगा केवल पीटी में ही काम आता है। जब आप मेंस का सिलेबस करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको ये सारे शब्द वहाँ शब्दावली बन जाएंगे। पूरा राष्ट्रीय आय का चैप्टर ही वहाँ पे सीधा सीधा शब्दावली की तरह प्रयोग हो रहा होगा। तो ये जानकारी ऐसा नहीं कि केवल पीटी में काम आएगी। इतना तो मुझे लगता है आपको समझ लेना चाहिए कि सारा सब्जेक्ट आपस में सिलेबस भी लिंक है। तो आर्थिक समृद्धि के या राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे इसी में और डाल सकते हैं कि नीतिगत जो व्यवस्था है, सरकार की नीतियां बनाने की प्रणाली, नीतियों को लागू करने की व्यवस्था, वो भी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करेगी। सही है। तो अगर नीतियां ठीक होंगी, अगर दूरगामी नीति होगी, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। देखिए कभी भी राजनीतिक शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना है, बोलना नहीं है, किसी भी पार्टी के ऊपर आपको कमेंट नहीं करना है। कारण आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप डीएम बनना चाह रहे हैं, है ना, तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है, और वही आपको नेचर अभी से डेवलप करना होता है। आपको लिखना भी कभी पड़े, कभी आपको लगे सर ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए आप राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक मतभेद ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन नाम नहीं, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं। तो मैं कह रहा था कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई कारकों को जो जिम्मेदार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे निवेश की मैं बात कर रहा था निवेश की मैं बात कर रहा था, तो उसमें विदेशी निवेश भी हो सकता है और घरेलू निवेश भी। तो यदि विदेशी निवेश को बढ़ावा दे दिया जाए मेक इन इंडिया के द्वारा, तो भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारकों को जानने के लिए हम एक बार इस चार्ट को भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये वही कारक हैं जो मैंने अभी आपको समझाए, जैसे बचत एवं निवेश दर, श्रम की कार्यकुशलता। आर्थिक समृद्धि के अन्य कारक भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कारकों के नाम लिखे हैं, जैसे पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, मानव पूंजी निर्माण, श्रम की सहभागिता दर, या फिर आप कह सकते हैं कि तकनीकी विकास। इनमें से कुछ शब्द हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं हैं, खासकर इस साइड जो मैंने शब्द लिखे हैं ये आपने अभी नहीं पढ़े हैं, स्पेशली पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद। तो इन शब्दों की जानकारी आगे आने वाली कक्षाओं में आपको मिल जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। लेकिन जो टॉपिक हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि आर्थिक समृद्धि किन कारकों से प्रभावित होती है, तो बचत दर, निवेश दर, श्रम की कार्यकुशलता, उद्यमशीलता, ये सब वो कारकों की लिस्ट है जिनके द्वारा आर्थिक समृद्धि दर प्रभावित होती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर हमें ग्रोथ को बढ़ाना है, तो
इन कारकों की उपलब्धता और इन कारकों का अधिकतम दोहन करना होगा, तब हम आर्थिक समृद्धि को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को कि आर्थिक समृद्धि के कौन कौन से कारक हैं, कौन से कारक आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य हम लोग जान गए, कारक आय शामिल होती है, हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती है। फिर हमने महत्व पढ़ लिया और आर्थिक समृद्धि के कारक जान लिए। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे जो आज की क्लास है इसको एक बार रिवाइज़ कर लें, एक बार उसके पूरे नोट्स पढ़ लें जितना आज तक पढ़ा। देखिए ध्यान रखिएगा, जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया है जैसे आज की क्लास में, उतने ही अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको समझ पूरा आ जाएगा। और हो सकता है कि आप आगे नोट्स पढ़ लें पहले से ही, तो फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक अनुशासनपूर्ण तरीके से नोट्स पढ़ें तो आपकी क्लास अच्छी चलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे जानेंगे शेष बातों को, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, जीडीपी, जीएनपी, इनसे संबंधित और बातें करेंगे तो और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।